बच्चों हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में यहाँ पर इसको पार्टिकल डायनेमिक्स के नाम से भी जानते हैं। डायनेमिक्स डायनेमिक्स में हम जो पढ़ते हैं वो कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, और कॉज ऑफ मोशन हमारा होता है फोर्स, यानी कि इस पर कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है तो कैसे मोशन होगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट मोशन। तो सबसे पहले फोर्स के बारे में जानते हैं। फोर्स क्या होता है? फोर्स को ऐसा, जो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एनी पुश और पुल, उसको हम फोर्स डिफाइन करते हैं। अब जो फोर्सेस नेचर में मिलती हैं उनके बारे में बताते हैं कि ओनली फोर टाइप ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट इन नेचर। यहाँ पर चार प्रकार की आपकी फोर्सेस होती हैं। एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है। दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बच्चों ये दो वर्ड से बना हुआ है, ये इलेक्ट्रो और मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स होती है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड से जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब ओवरऑल जाके ये सेम फोर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है। तो ये इसको एज ए होल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और वाइड वैरायटी ऑफ फोर्सेस जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होती हैं। थर्ड होती है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ है आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स। बिकॉज इनका आप देखेंगे, इनको न्यूक्लियर फोर्स बोल रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमें एटम के न्यूक्लियस के अंदर मिलती है। तो दे आर फाउंड ओनली इन न्यूक्लियस ऑफ ए एटम। तो आप जितना भी आप डे टू डे लाइफ में देखेंगे, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स आपको दिखेंगी। ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल देख सकते हो। लेट्स से अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। सन के अराउंड में जो अर्थ मूव रही है, दिस इज द ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं। जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़ेंगे, टेंशन फोर्स पढ़ेंगे, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे और स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे। ये चारों किसके अंडर में आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और एक हम वेट ऑफ द बॉडी पढ़ेंगे जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स में आएगा। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट ऑफ द बॉडी की स्टडी करते हैं। अब बच्चों ये वेट होता क्यों है? इट अराइजेज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। बच्चों वेट ऑफ द बॉडी एक ऐसा फोर्स है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। लेट्स से आपके पास अर्थ, अब कोई भी बॉडी अगर प्लेनेट पर होती है तो यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ। तो ये जो अर्थ की तरफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड वेट, डब्ल्यू। और इसकी वैल्यू होती है डब्ल्यू, ये वेक्टर होता है क्योंकि एक फोर्स है, ये वेक्टर होगा। दिस इज एम इंटू जी। जी का जो डायरेक्शन है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लेनेट, यानी कि सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगा। और m इज द मास, मास ऑफ द बॉडी। मास बॉडी का कभी चेंज नहीं होता है, यूनिवर्सली सेम रहता है। यानी कि किसी भी प्लेनेट पे जाएगा तो बॉडी का मास चेंज नहीं होगा, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट कैन चेंज। यानी कि ये g की वैल्यू प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज हो सकती है, लेकिन m की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो टोटल वेट को हम लिखते हैं m इंटू जी। और g को क्या कॉल करते हैं हम? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लेनेट। जो भी ग्रेविटेशनल पुल है उसको जी बोलते हैं। अब अर्थ सरफेस पर इस जी की वैल्यू पाई जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास को जो हम मेजर करते हैं वो किस में करते हैं? केजी में। और जी की यूनिट आती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा वेट किस में आ जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम ऐसा ये ऐसा ही यूनिट होती है, और इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं। वेट को हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में करेंगे और इसको न्यूटन भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो एसआई यूनिट। और ये न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कई बार आप देखोगे कि वेट को ना 1 केजी वेट कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है। तो 1 केजी वेट का मतलब है कि 1 केजी मास, क्योंकि मास की यूनिट होती है केजी। 1 केजी मास का जो वेट होगा उसको बोल देते हैं 1 केजी वेट। तो 1 केजी वेट का मतलब होता है कि मास की वैल्यू 1 हो गई और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर
न्यूटन। तो 1 केजी वेट की वैल्यू क्या होगी? 9.8 न्यूटन। अब दूसरा, वेट एक्ट्स इवन इफ बॉडी इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ सरफेस, यानी कि बॉडी चाहे अर्थ सरफेस पे हो या अर्थ सरफेस से दूर हो, ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन तो रहेगा ही। तो बॉडी का वेट चाहे अर्थ सरफेस पे हो या थोड़ा सा हवा में हो, तो बॉडी का वेट हमेशा एक्ट होगा, यानी कि mg हमेशा एक्ट होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये क्या होता है, इसका डायरेक्शन हम बोलते हैं कि ये जो अर्थ सरफेस होता है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अर्थ सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलते हैं, और उसके परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम वर्टिकल डायरेक्शन कॉल करते हैं। तो वेट जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो सपोज करो अगर कोई भी मास यहां पर लोकेटेड है, तो यहां पर हम ऐसे डाउनवर्ड नहीं बनाएंगे। अगर ये अर्थ दे रखा है तो इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। लेट्स से अगर कोई भी मास यहां पर है, द वेट विल आल्सो बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ओनली, यानी कि यहां पर जो वेट है दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यहां पर ये कॉन्टैक्ट में नहीं है, एयर में है, देन ऑल्सो जो वेट होगा वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। सेकंड आती है हमारी नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स क्या होती है बच्चों? इट अराइजेज बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस व्हेन वन ऑब्जेक्ट पुशेस द अदर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा होता है तो उनके बीच में जो फोर्स अराइज होती है उसको बोलते हैं हम नॉर्मल फोर्स। इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि दो सरफेस, सपोज करो एक बॉडी है और ये एक दो बॉडी है, यहां पर दो प्लेन सरफेस, इसका एक सरफेस और इसका सरफेस, ये कॉन्टैक्ट में है। तो जो नॉर्मल फोर्स रहेगी, जो सरफेस इन कॉन्टैक्ट है, ये सरफेस इन कॉन्टैक्ट है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगी। तो नॉर्मल परपेंडिकुलर में एक्ट होता है, इसीलिए उसको नॉर्मल बोलते हैं। ऑलवेज पुशिंग फोर्स, यानी कि नॉर्मल फोर्स हमेशा पुश करती है, ये कभी भी पुल नहीं करेगी। बोथ ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट पुशेस ईच अदर थ्रू दिस फोर्स। यहां पर देखो, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को पुश कर रहा है तो एक फोर्स के थ्रू पुश कर रहा होता है, ये नॉर्मल फोर्स ही होती है। अब ये बी वाली बॉडी ए वाली बॉडी को, यानी कि अपर बॉडी को भी पुश करेगा ऊपर की तरफ, और ये होगी नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स के थ्रू ही पुश करता है एक दूसरे में, और इस फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। एक्ट्स ऑन बोथ सरफेस, दोनों डायरेक्शन में, दोनों सरफेसेस पे एक्ट होती है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो आपके पास दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक को एक ब्लॉक के ऊपर आपने रख दिया, तो एक ऊपर वाला ब्लॉक, लेट से इसको ए बोल देते हैं, तो ये बी को नीचे की तरफ कंप्रेस करेगा या पुश करेगा। तो बी को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, कौन पुश कर रहा है? ए पुश कर, ये हो गया। अब बी इसको नीचे नहीं आने देगा, बी इसको क्या करेगा? ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो ए के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी और बी के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगी। तो यहां पर ये फोर्स ए बी को पुश कर रहा है और बी ए को पुश कर रहा है, तो यानी कि ए के ऊपर नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ है और बी पर नॉर्मल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों के डायरेक्शन आप देख सकते हो ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। जितना नॉर्मल ए पर लगेगा उतना ही नॉर्मल बी पर लगेगा। दोनों में इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती है। तो हम बोल देते हैं N1 इज इक्वल टू N2। अब ये क्या होता है, N1 भी पुशिंग फोर्स है और N2 भी पुशिंग फोर्स है, ये पुलिंग फोर्स नहीं हो सकती है। N1 किसके ऊपर लग रहा है, यानी कि अपर ब्लॉक के ऊपर, ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, और N2 कहां लग रहा है? डाउनवर्ड पुश कर रहा है। ठीक है। सपोज करो आपने एक ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पर रख दिया, यानी कि ये इंक्लाइन प्लेन है ऐसा ट्रायंगुलर शेप का, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया। अब आप देखेंगे, यू विल नोटिस कि इनका प्लेन इन कांटेक्ट ये है। तो जब नॉर्मल फोर्स लगनी है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि M2 पर नीचे की तरफ यहां लगेगी और M1 पर ऊपर की तरफ यहां लगेगी, लेकिन दोनों इस डायरेक्शन में होंगे जो पैरेलल हो, सॉरी परपेंडिकुलर होगा सरफेस इन कांटेक्ट, क्योंकि जो सरफेस इनका कांटेक्ट में है वो ये है, तो नॉर्मल फोर्स इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगी हमेशा। तो आप देख सकते हैं N1 पर ऊपर की तरफ लगेगी फोर्स,
और N2 के सरफेस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी अलोंग दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। अगर आपका पार्टिकल कुछ ऐसा स्फेरिकल शेप में है और उसको एक प्लेन सरफेस पर रख दिया गया, यानी कि इस तरह के प्लेन सरफेस पर रख दिया गया, तो अब नॉर्मल का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, तो नॉर्मल का डायरेक्शन देखो यहां पर ही इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो होगा, यानी कि ये सरफेस इन कांटेक्ट है, यहां पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहां पर टेंजेंट डालो आप, और यहां से एक ऐसे लाइन खींचो। अब टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल लाइन बोलते हैं, और ये क्या होगा, ये सेंटर से पास होगी, हमेशा ये सेंटर से पास होगी। तो जिस पॉइंट पर भी नॉर्मल लगेगा वो हमेशा सेंटर से पास होगा। अब ये देखो, ये सेंटर से भी पास होगी और ये फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर भी होगी। तो इस तरह से हम नॉर्मल का डायरेक्शन बना सकते हैं। सेकंड, यहां पर जूम करके देखो, अगर आपका स्फेरिकल सरफेस यहां पर कहीं कॉर्नर पर हो रहा है, ये कैसा है आपका, कॉर्नर है, कॉर्नर यानी कि एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक पॉइंट है, यहां पर एक सरफेस नहीं है, यहां पर पॉइंट है। इस सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहां पर एक टेंजेंट डाल लेते हैं, दिस इज द टेंजेंट, इसको टेंजेंट डाल दिया हमने। अब इस पॉइंट से एक नॉर्मल डायरेक्ट डाल देते हैं, किस पर, स्फीयर पर। तो ये नॉर्मल कहां से पास करेगा, ये सेंटर से पास करेगा, दिस इज सेंटर। तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, ये देखो अब टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्मल फोर्स का। कई बार आपको ये सिचुएशन मिल जाती है तो बच्चे बहुत अनडिसाइसिव हो जाते हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि नॉर्मल का डायरेक्शन हम कहाँ रखें। नॉर्मल का डायरेक्शन या ऊपर की तरफ लें या फिर इधर लें, क्योंकि यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस ये दिखता है, फ्लैट सरफेस यहाँ दिखता है। तो इसमें ये इन दोनों फ्लैट सरफेस या कॉर्नर की वजह से नहीं देखते हैं हम, कॉर्नर से लेंगे और यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से पास करती हुई लाइन होगी, और ये डायरेक्शन होगा नॉर्मल फोर्स का। नेक्स्ट आता है कि सपोज करो एक रॉड है और उसको एक वर्टिकल सपोर्ट दी हुई है, तो आप देखेंगे हॉरिजेंटल सरफेस पर एक तो कॉर्नर है और एक फ्लैट सरफेस है। तो हम यहां पर एक क्या करेंगे, इस कॉर्नर से 90 डिग्री पर एक एंगल बनाएंगे, यानी कि नॉर्मल फोर्स इस कॉर्नर से तो पास करेगी। अब इस कॉर्नर से पास तो बहुत डायरेक्शन में कर सकता है, लेकिन वो डायरेक्शन लेंगे जो इस फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इसमें डायरेक्शन डिसाइड करने वाला फ्लैट सरफेस होगा। तो फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर हम डायरेक्शन बनाएंगे इस पॉइंट से, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, तो ये आपके नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। दूसरा हमें ये दिख रहा है, ये वर्टिकल सपोर्ट है और इसके ऊपर ही एक स्टिक रखी हुई है। तो अब आप यहां पर देखेंगे एक कॉर्नर ये वर्टिकल सपोर्ट का बन रहा है, लेकिन स्टिक क्या है, फ्लैट सरफेस है। इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे कि हम स्टिक के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस पॉइंट से 90 डिग्री पर एक एंगल बनाएंगे, एक नॉर्मल फोर्स बनाएंगे। तो यहां पर ये नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू द रॉड, और यहां पर नॉर्मल की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लैट सरफेस होने वाली है। तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ द सरफेस। ये हो गई आपकी नॉर्मल की बात। थर्ड जो हमारी फोर्स आती है, थर्ड फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। अब ये टेंशन कैसी फोर्स होती है, इट अराइजेज इन द स्ट्रिंग व्हेन पुल्ड फ्रॉम बोथ हैंड, यानी कि एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रस्सी को बोलते हैं, उसको अगर दोनों एंड से खींचो तो इसमें एक टेंशन डेवलप होती है। ओके, इसका नेचर फंडामेंटली कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, और ये फोर्स हमेशा पुलिंग इन नेचर होगी, डायरेक्टेड अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होगी। यानी कि अगर इस पॉइंट को आप ऐसे पुल कर रहे हो तो ये फोर्स ऐसे होगी, और इस पॉइंट को इधर पुल कर रहे हैं तो ये जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग होगी उसी डायरेक्शन में होगी, अलोंग द लेंथ ऑफ। पार्टिकल कैन नॉट बी पुश्ड यूजिंग द टेंशन, यानी कि टेंशन फोर्स से किसी को आप पुल कर सकते हो। सपोज करो एक ब्लॉक है और यहां पर आपने स्ट्रिंग लगा ली, तो स्ट्रिंग को खींच करके इसको खींच सकते हो, पुल कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग को पुश करके आप इस ब्लॉक को पुश नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रिंग कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। उसको आप खींचोगे तो वो टाइट हो जाती है, और अगर पुश करोगे तो कैसा होगा, स्लैक हो जाती है, इसको बोलते हैं स्लैक। यहां पर हम बता देते हैं, ये देखो, ये अगर स्ट्रिंग होती है तो उसको बोलते हैं टॉट, टीयूजी, टॉट स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग अगर ऐसी हो जाती है तो स्ट्रिंग को बोलते हैं स्लैक।
अगर स्ट्रिंग स्लैक होगी तो इसके अंदर टेंशन हमेशा जीरो होगी। टेंशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, टेंशन की डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकती है बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, तो यहां पर एक एग्जांपल हमने कंसीडर किया है। लेट से एक सीलिंग से एक हुक अटैच है, वर्टिकल सपोर्ट है जिससे आपका एक हुक अटैच है। हुक से आपने एक स्ट्रिंग को अटैच कर दिया है और उसके नीचे एक मास्क ब्लॉक को अटैच कर दिया। तो अब स्ट्रिंग का थोड़ा सा देखेंगे हम। सपोज करो आपने हुक के पॉइंट से कट करके देखा, यहां से कट करके देखा। अब ये स्ट्रिंग आप देखोगे हुक को नीचे की तरफ खींच रही होगी। इस स्ट्रिंग का फंक्शन क्या होगा, ये हुक को नीचे की तरफ खींच रही होगी। तो हुक को कैसा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, डाउनवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और अगर ये स्ट्रिंग आप इसको कट कर लेते हो तो आप ये देखो हुक 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 इस वाले पार्ट को ऊपर की तरफ खींच रहा है। ओके, यानी कि ये पार्ट नीचे जाना चाहता है लेकिन उसको हुक ने रोक रखा है, यानी कि हुक इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। अदर वर्ड में बोल सकते हैं कि ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये हुक को नीचे की तरफ खींचना चाह रही है और ये इस पूरी स्ट्रिंग को हुक ऊपर की तरफ खींचना चाह रहा है। यानी कि हुक इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो ये टेंशन एक पॉइंट पर इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि ऊपर वाले पार्ट पर नीचे की तरफ होगी और नीचे वाले पार्ट पर ऊपर की तरफ होगी। क्योंकि हमने बोला है ये हमेशा कैसी होगी, पुलिंग फोर्स होगी। यानी कि इस पॉइंट को नीचे की तरफ खींचा जा सकता है और इस पॉइंट को ऊपर की तरफ खींचा जा सकता है। पुशिंग नहीं होगी। देखो ये पॉइंट को नीचे की तरफ करेंगे तो पुश हो जाएगा, धक्का दिया जा रहा है। तो दूसरी बॉडी यानी कि ये हुक इसको ऊपर की तरफ अपनी तरफ पुल करेगा। स्ट्रिंग हमेशा अपनी तरफ पुल करती है। ठीक है ना, जैसे सपोज करो यहां पर हमने कट करके देखा, यहां पर एक कट लगाया, यहां पर ये कट लगाया, तो ये ऊपर वाले पार्ट को पुल किया जाएगा किस तरफ, नीचे की तरफ पुल किया जाएगा। और ये नीचे वाले पार्ट को ऊपर की तरफ पुल किया जाएगा। यानी कि अगर नीचे वाले पार्ट को देखेंगे तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी और ऊपर वाले पार्ट को देखेंगे तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगी। आप ऐसे याद कर सकते हो। यानी कि आप ये देखो, अगर इसको कहीं से भी कट करते हो, आप कहीं से कट कर सकते हो, मिड पॉइंट से कट कर दिया, मिड पॉइंट से कट कर दिया तो आपको दो पार्ट बनेंगे। ओके, तो ऊपर वाले पार्ट पर नीचे की तरफ फोर्स और नीचे वाले पार्ट पर ऊपर की तरफ फोर्स, ऐसे मान सकते हो। अब आपने इसको तीन जगह से कट कर दिया, एक जगह यहां से कट कर दिया, एक जगह यहां से कट कर दिया। तो आप ये ऊपर वाले पार्ट पर नीचे की तरफ फोर्स आएगी और नीचे वाले पार्ट पर ऊपर की तरफ फोर्स आएगी। यहां से कट कर दिया, ऊपर वाले पार्ट पर नीचे की तरफ फोर्स और नीचे वाले पार्ट पर ऊपर की तरफ फोर्स। आप ऐसे याद कर लेंगे, दूसरे डायरेक्शन में लगेंगे। तो आप स्ट्रिंग के दो पार्ट कट कर दिए तो ये एक पीस बचा। इस पीस पर ऊपर वाले पार्ट पर ऊपर की तरफ फोर्स और नीचे वाले पार्ट पर नीचे की तरफ। यानी कि एक स्ट्रिंग को पुल करने के लिए आप दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं, उसके एंड को, दोनों छोर को उनको अपोजिट डायरेक्शन में खींचोगे तभी ये जाके स्ट्रेच होगी। तो ये देखो ये स्ट्रेच की जा रही है, ऊपर वाले पार्ट को ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, नीचे वाले पार्ट को नीचे की तरफ खींचा जा रहा है। अब यहां पर देखेंगे ब्लॉक को ये रस्सी कहां खींच रही है, ऊपर की तरफ खींच रही है। ठीक है, जो कट करके नीचे वाला हिस्सा आएगा उसको ऊपर की तरफ और ऊपर वाले हिस्से को नीचे की तरफ पुल करती है। बात करते हैं हम आइडियल स्ट्रिंग की। ये आइडियल स्ट्रिंग होती क्या है? आइडियल स्ट्रिंग की तीन प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो वो मासलेस होती है, यानी कि उसका मास नेग्लिजिबल यानी कि टेंड्स टू जीरो होता है। फ्रिक्शनलेस होती है, बाद में पढ़ेंगे फ्रिक्शन कोफिशिएंट यानी कि जीरो होता है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। इसको स्मूथ भी बोल देते हैं कई बार कि वो बिल्कुल स्मूथ होती है। ओके, कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता। इनएक्सटेंसिबल इसका मतलब होता है कि इसकी लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगी, लेंथ विल रिमेन कांस्टेंट। वो उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं हो सकती है ना डिक्रीज हो रही है। इनएक्सटेंसिबल में उसको खींचा नहीं जा सकता है। अब अगर ये आपकी स्ट्रिंग कैसी हुई, आइडियल हुई, तो क्या होगा कि पूरी स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होगी। यानी कि अगर ऊपर वाले पॉइंट पर टेंशन टी निकाल रहे हैं और नीचे वाले पॉइंट पर टेंशन टी निकाल रहे हैं या मिड पॉइंट पर किसी पर टेंशन टी निकाल रहे हैं, वो तीनों जगह क्या होगी, सेम होगी। टेंशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ ए आइडियल स्ट्रिंग विल बी सेम, चाहे स्ट्रिंग स्टेशनरी हो चाहे मूविंग हो। ये स्ट्रिंग अभी तो स्टेशनरी दिख रही है, अगर मूविंग स्ट्रिंग होगा तभी भी टेंशन उसमें सेम होगी। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर क्वेश्चन एक एग्जांपल कंसीडर किया है। सपोज करो
यहां पर एक 3 स्ट्रिंग आपने यहां पर एक नॉट लगा दी, ये दिस पॉइंट इज नॉट, तीनों स्ट्रिंग को यहां जोड़ दिया आपने नॉट लगा के। अब यहां पर नॉट लगाया हुआ है। अब ये देखो, इस स्ट्रिंग को आप कट करोगे, इस स्ट्रिंग को कट करोगे, आपने इस स्ट्रिंग को यहां कट कर दिया, तो ये नॉट वाला पार्ट ये लेफ्ट वाले पार्ट को राइट में खींच रहा होगा, और राइट वाले पार्ट को स्ट्रिंग लेफ्ट में खींच रही होगी। यानी कि इस पार्ट को लेफ्ट में खींचा जा रहा है और इस वाले पार्ट को राइट में खींचा जा रहा है। कौन खींच रहा है? ये राइट वाली स्ट्रिंग खींच रही है, ठीक है। और इस स्ट्रिंग को अगर आप कट करोगे तो अपर पार्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन पार्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है, तभी तो ये स्ट्रिंग टाइट है। टॉट, टॉट बोलते हैं, टी, ठीक है ये, ओके। अब आप वर्टिकल स्ट्रिंग को देखेंगे और यहां से कट करेंगे तो नीचे वाले पार्ट को ऊपर की तरफ और ऊपर वाले पार्ट को नीचे की तरफ टेंशन की थ्रू पुल किया जाता है। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं बच्चों? जब पार्टिकल पर एक्ट होने वाली सारी फोर्सेस का वेक्टर सम जीरो होता है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इस केस में पार्टिकल या तो रेस्ट में होता है या फिर पार्टिकल इज एट रेस्ट और डजंट हैव एनी टेंडेंसी टू मूव। यानी कि या तो रेस्ट में है और कोई टेंडेंसी नहीं है। अगर वो इनिशियली मूव नहीं कर रहा है तब की बात कर रहे हैं। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, पार्टिकल रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, उसमें कोई टेंडेंसी मूव करने की नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, अब यहां पर क्या होता है कि ये हम थोड़ा सा वेक्टर का यूज करेंगे। वेक्टर का यूज कैसे करेंगे? हम बोलेंगे कि सिग्मा एफ, सिग्मा यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, इसको बोलेंगे वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। ये इस टर्म को हम बोल रहे हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अदर वर्ड में इसको एफ नेट भी बोल देते हैं। ये क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर हम पूरी फोर्सेस का अगर सिग्मा करें तो हम देखो कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे ले सकते हैं, सभी फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट प्लस सभी फोर्सेस का वाई कंपोनेंट। यानी कि ये एफ नेट का क्या होगा? दिस इज द टोटल एक्स कंपोनेंट एंड दिस इज द टोटल वाई कंपोनेंट। और यहां पर अगर z भी हुआ तो टोटल z कंपोनेंट होगा, और ये जीरो है। अगर कोई भी वेक्टर जीरो है तो इसके तीनों कंपोनेंट जीरो होने चाहिए। यानी कि x कंपोनेंट का समेशन भी जीरो होगा और y कंपोनेंट का समेशन भी जीरो होगा और z कंपोनेंट का समेशन भी जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल देखिए कि सपोज करो यहां पर एक पार्टिकल है और इस पर तीन फोर्स एक्ट हो रही हैं, F1, F2 और F3। इसको हम बोलते हैं F3। अब हम ये एंगल दे रखा है एक्स एक्सिस से, यानी कि दिस इज आई कैप एंड दिस इज जे कैप, और एक्स एक्सिस से ये एंगल दे रखा है थीटा। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड F1 का मैग्नीट्यूड एंड थीटा एज गिवन इन द फिगर इफ सिग्मा एफ ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस इज जीरो। ओके, तो बच्चों इसको देखो कैसे डिटेल में हम करते हैं। तो F1 को हम कंपोनेंट फॉर्म को यूज करेंगे, तो F1 का यहां पर आपको देखेगा दिस इज, ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा F1 cos थीटा। ओके, और ये हो जाएगा F1 sin थीटा। तो आप x कंपोनेंट आप देखोगे टोटल फोर्सेस का x कंपोनेंट Fx सिग्मा Fx, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसमें F1x प्लस F2x प्लस F3x। अब इसको सम करोगे, F1x कितना है? F1 cos थीटा। ओके, और F2x कितना है? -20, पीछे की तरफ है। और F3 का देखो, क्योंकि F3 पूरी की पूरी इस डायरेक्शन में, तो इसका कंपोनेंट कितना होगा? जीरो हो जाएगा। तो टोटल हमारा x कंपोनेंट सिग्मा Fx कितना आ गया? F1 cos थीटा -20। अब ये जीरो है तो हम वो बोल सकते हैं कि F1 cos थीटा इक्वल्स टू 20, ये बोल सकते हैं क्योंकि ये जीरो है। तो बच्चों आपको देखने का मतलब ये है कि जितना राइट में होगा उतना ही लेफ्ट में होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक दूसरे को कैंसिल करना है।
क्योंकि अगर हम टोटल एक्स कंपोनेंट जीरो कर रहे हैं तो जितना एक्स पॉजिटिव होगा उतना ही एक्स नेगेटिव होगा, दोनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो आप कह सकते हो जितना राइट फोर्स होगी उतनी लेफ्ट फोर्स होगी। तो एफ राइट इक्वल्स टू एफ लेफ्ट, आप लिख सकते हो एफ राइट इक्वल्स टू एफ लेफ्ट। ओके, ऐसे ही वाई कंपोनेंट में आप बोल सकते हो एफ जितनी अप होगी उतनी ही एफ डाउन होगी। ओके, जैसे सिग्मा एफ वाई अगर लिखने जाओ, सिग्मा एफ वाई क्या होगा, देखो एफ वन साइन थीटा। ओके, और दूसरा आपका क्या आएगा, सिग्मा एफ वाई, एफ टू का वाई जीरो हो जाएगा और एफ थ्री का वाई -15 हो जाएगा। और इसको भी हमने क्या रखना है, जीरो रखना है। यानी कि सभी वाई कंपोनेंट को सम करो तो जीरो, एक्स कंपोनेंट को सम करो तो जीरो, टोटल फोर जीरो। तो यहां से आपके पास जो निकल के आएगा वो एफ वन साइन थीटा 15 के बराबर आ जाएगा। ओके, तो आप दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आपको टेन थीटा आ जाएगा, यानी कि टेन थीटा की वैल्यू एफ वन साइन थीटा अपॉन एफ वन कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा, दैट इज 15/20, विच विल बी इक्वल टू 3/4। थीटा की वैल्यू अपने पास 3/4 आ जाएगी, 3/4 इज 37 डिग्री। ओके, और एफ वन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो। तो आपके पास एफ वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऐड हो जाएगा, फिर 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। इसको आप देखोगे, दिस विल गिव यू द 25 स्क्वायर। एफ वन की वैल्यू आपके पास 25 न्यूटन आ जाएगी। यानी कि यहां पर आपकी एफ वन की वैल्यू 25 न्यूटन आ गई है और थीटा की वैल्यू 37 आ गई। तो जब भी ऐसे सिग्मा एफ का, तो यहां पर मिनिमम दो इक्वेशन बनेंगी, एक एक्स के अलोंग बनेगी, एक वाई के अलोंग बनेगी। एक्स को एक जीरो करके एक वेरिएबल सॉल्व करोगे और वाई को जीरो करके एक वेरिएबल सॉल्व करोगे, यानी कि टोटल दो इक्वेशन बन सकती हैं। अगर z कंपोनेंट दिया हुआ है, z कंपोनेंट दिया हुआ है तो एफ जेड को जीरो करके एक तीसरी इक्वेशन भी बन सकती है। तो हम तीन वेरिएबल उस केस में सॉल्व करते हैं। अब यहां पर देखते हैं, लेट से एक क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, लेट से एक ब्लॉक है आपके पास जिसका मास है 5 kg। अब ये पूछा है कि आपको निकालना है नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक। एक ब्लॉक एक सरफेस पर रखा हुआ है, ये आपको सरफेस दिख रहा है जिसका मास है 5 kg। क्वेश्चन में पूछा है कि नॉर्मल बिटवीन सरफेस एंड द ब्लॉक, इस सरफेस के और ब्लॉक के बीच में नॉर्मल निकालिए। तो बच्चों यहां पर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखो अगर ब्लॉक दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें कोई भी मास अगर दिया हुआ है, तो अगर ये अनटिल अनलेस ये नहीं दिया हुआ है कि ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में, याद रखोगे बच्चों, अगर अनटिल अनटिल इट इज नॉट रिटिन, अनटिल gravity free space is not written, gravity free space is not specified or given, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, mg will be considered, mg will be considered, आप हमेशा mg को कंसीडर करोगे। ठीक है, तो यहां पर एक मास हो, एक वेट होगा जो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये हॉरिजेंटल होगा, कोई भी सरफेस है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो हॉरिजेंटल सरफेस होगा। तो mg मास कितना दिया हुआ है, 5 इंटू जी। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम g को क्या करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लें, आप 9.8 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर सिंप्लिसिटी वी विल कंसीडर, तो यहां पर इसको करोगे तो ये आ जाएगा 50 इंटू न्यूटन, 50 न्यूटन आ जाएगा। ओके, अब ये देखो ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है। तो ब्लॉक पर लगने वाली सारी फोर्सेस हम बनाएंगे। तो ब्लॉक को अगर आप देखोगे तो ब्लॉक पर एक फोर्स लग रही होगी जो कि होगी mg, और ब्लॉक पर एक नॉर्मल फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लग रही है जिसको बोलेंगे n इज द नॉर्मल। मैंने थोड़ा सा इनको डिफरेंट बनाया है, बट अदरवाइज ये ऐसे होगी, mg इस डायरेक्शन में लग रही होगी और इसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लग रही होगी। ओके, mg क्यों लगती है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन पुल है, और नॉर्मल क्यों लगता है, क्योंकि नीचे वाला सरफेस इसको ऊपर की तरफ पुश करके रखेगा। तो यहां पर आप देखोगे कि इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स अपवर्ड है और mg फोर्स डाउनवर्ड है। अब ये ब्लॉक क्या है, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, क्या है, ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है।
अब ये क्वेश्चन में गिवन तो नहीं है, तो बच्चों अगर गिवन नहीं है तो आप मानोगे कि रेस्ट पर है, बॉल ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, ऐसे रखा हुआ है तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, तो हम बोलेंगे कि भाई अपवर्ड फोर्स एफ अपवर्ड इक्वल्स टू एफ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ओके, तो हम बोल सकते हैं ऊपर वाली फोर्स क्या है एन और नीचे वाली फोर्स क्या है एम जी, यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन वेक्टर प्लस एम जी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, दोनों का सम क्या है जीरो है। एम जी को क्या लिखेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ है माइनस एम जी लिखेंगे, तो आपके पास ये रिलेशन है। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, एम जी के बराबर आती है। नॉर्मल की वैल्यू एम जी आ गई। अब सरफेस की बात करें तो सरफेस के बीच में, सरफेस पर कैसा फोर्स लगेगा, एक नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि यहाँ अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स जो नॉर्मल की होती है वो सेम लगती है। तो नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस आपके पास आ जाएगा mg, और mg की वैल्यू 50 न्यूटन है, तो नॉर्मल की भी अल्टीमेटली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 न्यूटन। तो हमने देख लिया यहां पर डायरेक्शन क्या होगा, इस पर अपवर्ड और इस पर डाउनवर्ड, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 50 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दो ब्लॉक दिए हुए हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ब्लॉक ए कितना है 3 kg है, और ब्लॉक ए है 5 kg और ब्लॉक बी है 3 kg। क्वेश्चन में दो चीज पूछी हुई है, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन पूछी गई है। नॉर्मल रिएक्शन ए और बी के बीच में पूछी गई है। हम बी को थोड़ा सा ए से थोड़ा सा सेपरेट करके बना रहे हैं, ऐसे हुआ नहीं है, ऐसे बना रहे हैं। ओके, तो बी पर एक अपवर्ड नॉर्मल लगेगा, बोलो, ये बी है, और ए पर एक डाउनवर्ड नॉर्मल लगेगा। ओके, ऐसे बना दिया। बी पर एक और फोर्स लगेगा, बी पर अगर आप देखोगे तो बी को अगर हम बोलते हैं तो एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, और एम जी तो हमेशा ले आप, एम जी डाउनवर्ड लगेगा। तो यानी कि बी का सिनेरियो क्या हो गया, बी का सिनेरियो ऐसा हो गया कि अपवर्ड फोर्स को मैंने ऐसा बना दिया, दिस इज अपवर्ड फोर्स, और दिस इज डाउनवर्ड, ये बी का सिनेरियो। अब बी कहीं मूव तो नहीं कर रहा है, तो यानी कि बी इज इन इक्विलिब्रियम, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है सीधा, कोई मूवमेंट वगैरह नहीं दी है। देखो मूवमेंट होती है तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होती है। दे आर प्लेस्ड वन ओवर अदर ऑन ए हॉरिजेंटल सरफेस, ये हॉरिजेंटल सरफेस। तो बी इक्विलिब्रियम में तो हम बोल सकते हैं एफ अप इक्वल्स टू एफ डाउन। इक्विलिब्रियम में है तो हम बोल सकते हैं नॉर्मल किसकी बराबर होगा, एम जी के बराबर। नॉर्मल किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा, अगेन एम जी के बराबर होगा। और यहां पर m कितना है, m ऑफ b, यहां पे b सब्सक्रिप्ट आएगा, तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू जी, यानी कि 30 न्यूटन। ओके, ये आ गया 30 न्यूटन। अब b को अब देखोगे तो b के पास आ गया। अब a के बाद देखें तो a पर भी यहां से ऊपर कितना होगा, नॉर्मल होगा, जिसकी वैल्यू होगी 30 न्यूटन, ये आ गया a के ऊपर, और ये सरफेस पर रखा हुआ। ओके, बी पार्ट देखो बच्चों, बी पार्ट में पूछा हुआ है एंड बिटवीन बी एंड द सरफेस। ओके, सॉरी यहां पर ए होना चाहिए, ए एंड द सरफेस, यानी कि ए के बीच में और सरफेस के बीच में भी ये नॉर्मल कितना होगा। देखो यहां पर दो कंटैक्ट सरफेस है, एक ये और एक ये, इन दोनों ए और बी के बीच में एक नॉर्मल रहेगा, और ए और सरफेस के बीच में एक नॉर्मल रहेगा। तो अब सेपरेट करके देख लेते हैं। देखो ए पर जो भी फोर्सेस हैं वो हमेशा आपको बनाती रहनी है। एक ऊपर से नॉर्मल फोर्स लगेगी, दैट इज 30 न्यूटन, ये याद रखना। और ए पर एक सरफेस कहां लगाएगा, ऊपर की तरफ लगाएगा। सरफेस नीचे है तो वो ऊपर की तरफ लगाएगा, बी ऊपर है तो वो नीचे की तरफ लगाएगा। अपने से दूर की तरफ लगाता है, आपने ये देखना। तो बी ऊपर रखा हुआ है तो अपने से दूर भगाएगा ए को, मतलब नीचे की तरफ पुश करेगा, उसको कर नहीं पाएगा। और ये सरफेस इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, तो ये इसको मैं N1 बोल देता हूं, N1 ऊपर की तरफ होगा। अब
हम बोल सकते हैं ये डाउनवर्ड फोर्स है, ये अपवर्ड फोर्स है, तो अपवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड। नहीं, जो यहां पर एक फोर्स जिसको हम मिस कर रहे हैं उसकी वैल्यू है mg, नीचे की तरफ m ऑफ a इंटू जी, ये फोर्स लग रही होगी। तो अब हमने क्या किया, सारी फोर्सेस बना ली हैं, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स और ये डाउनवर्ड फोर्स। अब ये a क्या है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में, यानी कि अगर कोई मूवमेंट नहीं दिया जा रहा है, कोई बात नहीं करी जा रही, तो इक्विलिब्रियम में मानेंगे। या फिर हमें दिखना चाहिए कि भाई ये रखे रखे स्लांट है तो नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसा। ए इक्विलिब्रियम में होगा तो हम बोल सकते हैं एफ अप इक्वल्स टू एफ डाउन। एफ अप की वैल्यू कितनी होगी, देखो एफ अप की वैल्यू आपकी सिर्फ n1 है, और एफ डाउन कौन से हैं, 30 प्लस एम ए जी। एम ए ये 30 न्यूटन, एम ए की वैल्यू कितनी है 5, इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 80 न्यूटन हो जाएगा। यानी कि n1 नॉर्मल बिटवीन, नॉर्मल बिटवीन सरफेस एंड द ए विल बिकम 80 न्यूटन। यानी कि ऊपर तो 30 न्यूटन था, नीचे 80 न्यूटन हो गया। हाँ जी हाँ, नीचे बढ़ जाएगा, नीचे बढ़ गया। तो सरफेस पर भी कितना होगा, ये सरफेस को भी पुश करेगा, कितने से 80 न्यूटन से पुश करेगा। तो बच्चों समझ में आया कैसे हमने नॉर्मल निकालने हैं, कैसे हमने फ्रीड ये डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, हमने कैसे फोर्सेस बनानी है, कैसे बैलेंस करनी है, इक्विलिब्रियम कैसे निकालना है, और किसी फोर्स की वैल्यू कैसे निकालनी है। हम इनको थोड़ा सेपरेट करके देख लेते हैं। जब हम इनको सेपरेट करते हैं और इनकी फोर्सेस बनाते हैं, तो इसी चीज को फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में बच्चों वैसे तो डिफाइन कर देते हैं, बट आपने कुछ नहीं करना होता है। बॉडी को या पार्टिकल को, बॉडी इज सेपरेटेड, सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, फ्रॉम, separated from its surrounding and all the forces acting, acting सिर्फ हम acting, acting on the body, on the body, ठीक है, on the body are shown। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होगा कि सारी फोर्सेस जो बॉडी पर लग रही हैं, ये हिंदी में लिख लो बच्चों, इसको हिंदी में लिख लो, बॉडी पर लग रही है, बॉडी पर लग रही हैं, ओके। जो बॉडी पर लग रही हैं, सारी फोर्सेस जो बॉडी पर लग रही हैं वो हमें शो करनी होती है, ठीक है। और एंड एक्सेलरेशन इफ एनी, एक्सेलरेशन इफ एनी, अगर कोई एक्सेलरेशन है तो वो शो करना होता है, या अज्यूम किया हमने, ठीक है। तो ये केस होता है, एक बॉडी को अपनी सराउंडिंग से अलग कर लिया, जैसे हमने इसको अलग कर लिया था, इसमें कोई सराउंडिंग नहीं है, एमजी फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन होता तो एक्सेलरेशन को शो कर देते, तो उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। आगे बढ़ते हुए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में यहाँ क्या हुआ है, एग्जांपल में आपको ये दे रखा है ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, अब इनको हॉरिजेंटली पुश किया जा रहा है, किस फोर्स से, 20 न्यूटन की फोर्स से पुश किया जा रहा है। पूछा हुआ है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ओके, ए और बी के नॉर्मल रिएक्शन। अब क्या करेंगे, हम इसको ए को अलग कर लिया बी से, तो फ्री बॉडी डायग्राम होगा। ए पर जो 20 न्यूटन की फोर्स लगेगी लेफ्ट से राइट की तरफ, और ए पर एक न्यूट्रल नॉर्मल फोर्स लगेगी ड्यू टू बी। अब मैं वो बोल देता हूं एन ए बी, इसका मतलब क्या है, एन ए बी का मतलब है नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू ब्लॉक बी, ओके। और ब्लॉक बी को आप इस वॉल के साथ बना लो, तो यहां पर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी एन बी ए। ये क्या है, एन बी ए, यानी कि नॉर्मल ऑन, ऑन बी ड्यू टू, ड्यू टू ए।
यानी कि ए जो बी पर लगा रहा है वो एन बी ए है, और बी जो ए पर लगा रहा है वो एन ए बी है। ठीक है, यहां पर ये फोर्सेस आ गई। अब बच्चों यहां पर एम जी तो आएगी, बिल्कुल एम जी आएगी। ठीक है, तो यहां पर ये एक नॉर्मल आएगा, हम उसको जिसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये कैलकुलेट करना है, हमने सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। तो हम हॉरिजेंटल फोर्सेस को इक्वेट कर दें, तो हम बोल सकते हैं कि एफ एफ राइट इक्वल्स टू एफ इंटू लेफ्ट, ये बोल सकते हैं। एफ राइट में जितनी होगी एफ लेफ्ट में होगी। एफ राइट में कितनी है, 20 न्यूटन है, तो हम बोल सकते हैं एन ए बी कितना होगा, 20 न्यूटन होगा। और उसका मैग्नीट्यूड एन बी ए के बराबर होगा, क्योंकि हमने बात करी है ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होंगी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल फोर्स। तो यहां पर ये 20 न्यूटन आ जाएगी, क्योंकि राइट पर फोर्स 20 न्यूटन है और लेफ्ट में भी फोर्स 20 होगी। ये कहीं मूव नहीं करेगा, इसको दोनों तरफ से 20 20 लगाया जा रहा है। तो आप यहां पर देखोगे, यहां पर बी पर भी ये 20 आ रहा है। दूसरे पार्ट में पूछा गया है बी एंड द वर्टिकल वॉल, बी और वर्टिकल वॉल के बीच में फोर्स कैसे निकालेंगे। देखो बी को आप ऐसे देख बनाएंगे, फ्री बॉडी, ये एन बी ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो हम बोल सकते हैं दिस इज एन ऑन बी ड्यू टू वॉल, वॉल जो लगा रही है। अब यहां पर भी हम बोलेंगे कि जितनी बी पर राइट में लग रही है उतनी लेफ्ट में लगेगी। तो यहां पर हम बोल सकते हैं एन बी ए विल बी इक्वल टू एन बी ड्यू टू वॉल, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में एफ राइट इक्वल टू एफ लेफ्ट, और ये हम निकाल चुके हैं 20 न्यूटन हो गए, तो ये भी क्या होगा, 20 न्यूटन होगा। कहने का मतलब अगर आपने ये 20 न्यूटन से पुश किया, तो इसको पुश किया, ये बी को पुश करेगा और बी वॉल को पुश करेगा, और वॉल वापस इसको पुश करेगी 20 न्यूटन से, और ये ए बी ए को पुश करेगा 20 न्यूटन से। तो कहानी क्या हो रही है कि ए को पुश किया जा रहा है 20 न्यूटन से, ए को वापस से पुश किया जा रहा है किसके द्वारा, बी के द्वारा 20 न्यूटन से। बी को पुश किया जा रहा है किसके द्वारा, ए के द्वारा 20 न्यूटन से राइट की साइड में। और फिर बी को वॉल पुश कर रही है, ये वॉल पुश कर रही है कितने, 20 न्यूटन से। ये वाली वॉल आपका जो वर्टिकल वॉल है वो लेफ्ट की तरफ पुश करेगी 20 न्यूटन से। बात समझ में आई बच्चों। यहां पर एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, इसको देखते हैं। बहुत बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इंपॉर्टेंट कैसे है ये देखो, फाइंड द नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी, मतलब सिनेरियो सेम दे रखा है, 3 kg और 5 kg का। अब यहां पर जो फोर्स अप्लाइड है वो क्या है, स्लैंट है। तो अब यहां पर बच्चों बनाना पड़ेगा आपको एफ बी डी, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम। ये हो गया ए का एफ बी डी, एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए। यहां पर आप एम जी लगाना चाहते हो लगा लो, बिल्कुल ये एम जी लगेगा, एम ऑफ ए इंटू जी। ओके, यहां पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू सरफेस, नीचे से सरफेस की वजह से लगेगा। अब यहां पर एक फोर्स लग रही है, कहां पर लग रही है ये देखो, ये लग रही है 20 न्यूटन, और ये 37 डिग्री पर लग रही है। ओके, अब यहां पर यह फोर्स लगाई जा रही है। अब ये 5 kg भी एक लगाएगा, तो मैं बोल देता हूं नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी। ओके, ये तो हो गया ए का फ्री बॉडी डायग्राम। बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, हाँ जी बना सकते हैं। ये देखो बी का क्या होगा, वॉल के साथ ही बना लो, एक नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए लगेगा, और ये नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू वॉल लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए बच्चों हमने क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए आप इसको करेंगे, देखो इसको आप ना थोड़ी देर के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, ए को ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो। इस पर एक ऐसे फोर्स लग रही है जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से क्या है, 37 डिग्री। ए को कंसीडर कर रहे हैं, 37 डिग्री है, और इसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन। ओके, एक फोर्स इधर से लग रही है, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ लग रही है, जो जिसका वैल्यू है एन ए बी, नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी, बी जो फोर्स लगा रहा है। अब बच्चों हमने क्या करना है, और यहां पर एक लगेगी एम जी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोलेंगे मास ऑफ ए इंटू जी। और क्या लगेगी, एक नीचे से नॉर्मल फोर्स लगेगी जिसको हमने बोला एन ए सरफेस। हमने ए पर सारी फोर्सेस बना ली है, नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू
सरफेस, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहां पर आप क्या करेंगे, आप करेंगे इसके कंपोनेंट। कंपोनेंट आप करेंगे तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर की डायरेक्शन में आ जाएगा, आप इसको निकाल लेंगे, जैसे 20 cos 37, 20 cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। तो ये जो फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा, देखो इस फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 20 cos 37 आपके पास ये 16 न्यूटन दे देगा, ओके, 16 न्यूटन दे देगा, ओके। और इसका जो 20 या ये कंपोनेंट जो आएगा, आपको मैंने बोला था बच्चों वेक्टर बहुत आएंगे यहां पर, तो ये कंपोनेंट जो आएगा नीचे आएगा वो 20 sin 37 आएगा, और उसकी वैल्यू आपके पास 15 न्यूटन आने वाली, सॉरी दैट इज 3/5 ऑफ 20, 12 न्यूटन आएगी, सॉरी 12 न्यूटन। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक 12 न्यूटन हो जाएगी, ओके। तो अब फिर से वापस से बना लें, यानी कि आप ये कंपोनेंट लेके एक ये 16 न्यूटन राइट की तरफ, एन ए बी लेफ्ट की तरफ, अपवर्ड फोर्स एक एन ए ड्यू टू सरफेस, और एक डाउनवर्ड फोर्स इस 12 न्यूटन को मैं थोड़ा नीचे की तरफ बना रहा हूं, 12 न्यूटन। और एक और डाउनवर्ड फोर्स है दैट इज एम ए जी। एम ए जी की वैल्यू बच्चों, मास है इसका 3 kg, और इसका जी को 10 ले लेंगे तो ये 30 न्यूटन। तो यहां पर दो एरो मैंने इसलिए बनाए क्योंकि दो फोर्स बनी है। तो ये ए था, इसमें फोर्स को रिजॉल्व कर दिया। अब ये क्या है, ए इक्विलिब्रियम में है, ए किसमें है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में यानी कि कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, रेस्ट पर है, सारी फोर्सेस जीरो होंगी, तो सिग्मा एफ जीरो होगा ऑन ए, ओके। सिग्मा एफ ऑन ए इज जीरो, ए के लिए हम सॉल्व करेंगे जीरो, तो हम क्या कॉल करेंगे, एफ अप इक्वल टू एफ डाउन, यानी कि जितनी फोर्सेस अप होंगी उतनी डाउन होंगी, और एफ राइट इक्वल टू एफ लेफ्ट, ये बोल सकते हैं। तो अब बहुत इजी है ये सॉल्व करना। राइट में आप देखोगे, राइट में कौन सी है, राइट में एन ए बी और लेफ्ट में एन, तो फटाफट आपको ये मिलेगी एन ए बी इक्वल टू 16 न्यूटन, क्योंकि ये राइट की तरफ है और ये लेफ्ट की तरफ है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी फटाफट। अपवर्ड कितना है, एन ए ड्यू टू सरफेस, और डाउनवर्ड कितना है, 12 + 30, दोनों सम हो जाएंगे। तो ये नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू सरफेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 न्यूटन। तो बात समझ में आई हमने कैसे किया, यानी कि ए पर रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इस फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया। आपने इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया। रिजॉल्व कंपोनेंट ये बना दिए 16 न्यूटन और 12 न्यूटन डाउनवर्ड। ये इसके ऊपर mg था, ये नॉर्मल ड्यू टू बी था, और ये नॉर्मल ड्यू टू सरफेस था। तो इनको हमने रिजॉल्व कर लिया हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में। फाइनली जब इक्विलिब्रियम में, तो हमने बोल दिया राइट और लेफ्ट बराबर होंगी, अप और डाउन बराबर होंगी। तो यहां पर ये राइट की तरफ फोर्स है, ये लेफ्ट की तरफ, सॉरी ये राइट है और ये लेफ्ट है, दोनों को बराबर कर दिया। तो एन ए बी यानी कि ए पर बी के द्वारा जो नॉर्मल होगा वो 16 न्यूटन होगा, और यहां पर जो सरफेस से आ रहा है वो एन बी ड्यू टू एन ए ड्यू टू सरफेस कितना होगा, 42 न्यूटन होगा। ये फोर्स हमारे पास कितना आ गया है, ये फोर्स हमारे पास, यानी कि ये 16 न्यूटन आ चुका है, ये 16 न्यूटन आ चुका है, और ये वाला फोर्स आपके पास 42 न्यूटन आ चुका है। अब एन ए बी अगर 16 है तो एन बी ए भी 16 होगा, और बी पर आप देखो तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जितना राइट होगा उतना ही लेफ्ट होगा, तो ये भी 16 होगा। तो नॉर्मल ड्यू टू बी ऑन द नॉर्मल ऑन द बी ड्यू टू वॉल भी कितना होगा, 16 न्यूटन होगा। तो इस तरह से हम सारे नॉर्मल यहां पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है, आप ये देखो, यहां पर तीन आपको स्ट्रिंग दे रखी है और ये तीनों के बीच में एक नॉट दे रखी है। यहां पर एक मास को हैंग किया हुआ है जिसका वेट है 5 kg, मास है 5 kg, और यहां पर ये स्ट्रिंग का सपोर्ट और ये भी स्ट्रिंग का सपोर्ट। अब हमें यहां पर क्या निकालना है, फाइंड द टेंशन इन ऑल थ्री स्ट्रिंग, तीनों स्ट्रिंग, यानी कि ये तीन अलग अलग स्ट्रिंग है, तीनों में टेंशन निकालनी।
तो यहां पर हम नाम दे देते हैं, लेट से ये स्ट्रिंग 1, ये स्ट्रिंग 2 और इसको स्ट्रिंग 3 बोल देते हैं। ये टेंशन T1 T2 T3 हो जाए। तो सबसे पहले यहां पर आप कट करके देखो, यहां पर कट करके अगर देखेंगे तो हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। नीचे की तरफ mg यानी कि 5g फोर्स लगेगा और ऊपर की तरफ T1 फोर्स लगेगा। अब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो हम बोल सकते हैं T1 इक्वल टू 5g, यानी कि T1 की वैल्यू आपको 50 न्यूटन आ जाएगी। 5g, g की वैल्यू 10 रख देंगे आप और आपको T1 की वैल्यू 50 न्यूटन मिल जाएगी। T1 मिलने के बाद अब बच्चों क्या करोगे आप, ये पॉइंट पर तीन फोर्सेस लगेंगी। एक लगेगी T2, इस नॉट पर एक T1 और यहां पर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक T3 और यहां पर T2 का आपको ये दे रखा है 45। अब यार नॉट पर कोई मास तो है नहीं, तो यानी कि ये पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये मूव नहीं कर रहा है कहीं पे। ये पॉइंट भी कैसा है, एक पॉइंट है और ये इक्विलिब्रियम में है, ये कहीं मूव नहीं कर रहा है। तो यानी कि यहां पर जितने कंपोनेंट राइट में आ रहे हैं उतने ही कंपोनेंट लेफ्ट में आने चाहिए। यानी कि T2 का कंपोनेंट ये T2 cos 45 हो जाएगा और ये T2 sin 45। इक्विलिब्रियम के लिए हम कंडीशन लगा सकते हैं F अप इक्वल टू F डाउन, यानी कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड की इक्वेट होगी और लेफ्टवर्ड फोर्स राइटवर्ड की इक्वेट होगी। तो अब हमें लेफ्ट और राइट पता नहीं है, तो हम पहले T1 को, हमें T1 पता है तो हम अप इक्वल टू डाउन लगा सकते हैं, F अप इक्वल टू F डाउन। डाउनवर्ड फोर्स है हमारी T1 और F अप है हमारी T1 साइन 45 यानी कि 1/√2। T1 की वैल्यू आप रख देंगे, यहां से T1 की वैल्यू है 50 न्यूटन। तो T2 आप कैलकुलेट कर सकते हो, T2 की वैल्यू हो जाएगी आपको 50√2। T2 की वैल्यू आ जाएगी तो F लेफ्ट इक्वल टू F राइट, लेफ्ट इक्वल टू F राइट। लेफ्ट की तरफ कितनी है आपकी T2 cos 45 और राइट में आपकी फोर्स है, सॉरी, लेफ्ट की तरफ T3 है और राइट की तरफ आपकी F towards left is T3, F towards right is T2 cos 45। T2 की वैल्यू पता है हमें √2 और cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो यहां से इक्वेशन से आपको क्या आ जाएगा, T3 इक्वल टू 50 न्यूटन, यानी कि T3 की वैल्यू 50 न्यूटन आ गई है। T3 की वैल्यू 50 न्यूटन है तो आपके पास फाइनली T1 की वैल्यू 50 न्यूटन, T2 की वैल्यू 50√2 न्यूटन और T3 की वैल्यू अगेन 50 न्यूटन। ये आपको तीनों आ गई। तो हमने कैसे बनाया, देखो एक इक्वेशन हमें इस मास के लिए बनी और दो इक्वेशन यहाँ इस नॉट के लिए बनी, एक y में बनी और एक x में बनी, यानी कि तीन इक्वेशन हमने बनानी पड़ी तीन वेरिएबल को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग। आपको ये कुछ फिगर दे रखा है, फिगर में यहां पर आप अगेन इसको T1 मानेंगे, इसको आप T2 मानेंगे और इसको आप T3 मानेंगे। तो यहां पर तीन फोर्सेस दे रखी हैं, तो सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ T1 आप बना लेंगे और ये 10 न्यूटन T1। अच्छा, यहां पर इसका मास नहीं दे रखा है, टोटल वेट दे रखा है क्योंकि ये न्यूटन में दे रखा है। तो T1 की वैल्यू सीधे हो जाएगी 10 न्यूटन, क्योंकि जितनी अपवर्ड फोर्स है उतनी ही डाउनवर्ड होगी और ये इक्विलिब्रियम है। तो T1 इक्वल टू 10 न्यूटन सिंपली। अब बात आती है, आपको तीन वेक्टर दे रखे हैं यहां पर, तीन वेक्टर का सम इक्विलिब्रियम में है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल दे रखा है, T2 और T3 इस तरह से होंगे, आउटवर्ड होंगे। अब इस एंगल को देखोगे ये 90 प्लस 37 हो जाएगा, इस एंगल को देखोगे आप 90 प्लस 53 हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपको लेमीज थ्योरम याद है, लेमीज थ्योरम,
लेमीज थ्योरम में हम क्या बोलते थे कि अगर सिग्मा F1 F इज जीरो, यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 अगर जीरो है और वो कॉनकरेंट एक पॉइंट पर लग रहे हैं, तो यहां पर एक रिलेशन आता था F1 F1 इसको मान रहे हैं तो इसके अगेंस्ट का ये वाला एंगल हो जाएगा, यानी कि दिस फोर्स बाई दिस एंगल F1 बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल्स टू F3 बाई साइन गामा। शायद आपको लेमीज थ्योरम याद होगा, आपको ऐसे निकाले थे, दिस इज F1, दिस इज अल्फा, F2 इसके अपोजिट वाला बीटा एंगल, और ये F3 और ये गामा एंगल। इसके लिए हम तो सेम सिनेरियो यहां पर दिख रहा है, F1 F2 F3 को हम T1 T2 T3 लिख सकते हैं, और ये एंगल भी अपने को पता है, तो ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा, और ये गामा हो जाएगा। तो यहां पर हम बोलेंगे T1 ओवर साइन अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है, आप यहां से देख सकते हो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। दूसरा हम बोल सकते हैं T2, और इसके बीच में ये साइन 90 प्लस 53, आप इसको लिखोगे साइन 90 प्लस 53, और T3 को आप क्या बोल सकते हो, T3 इक्वल्स T3 के अपोजिट साइन 90 प्लस 37, ये वैल्यू हो जाएगी। अब T1 की वैल्यू आपको पता है कि क्या है, T1 की वैल्यू पता है, यहां से आप T1 T2 T3 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और T1 की वैल्यू आपने 10 न्यूटन यहाँ निकाल सकती है, तो T2 की वैल्यू आप यहां पर डायरेक्ट निकालोगे, T2 इक्वल्स टू साइन 90 प्लस 53 कॉस 53 हो जाएगा, ये कॉस 53 हो जाएगा, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, इसकी वैल्यू 1 है, यानी कि T1 कॉस 53, कॉस 53 क्या होता है, 3/5 होता है, 3/5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 न्यूटन आ जाएगा। ओके, T2 की वैल्यू आपके पास 6 न्यूटन आ गई है, और T3 की वैल्यू अगेन आप क्या करेंगे, इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, तो यहां पर ये कॉस, ये होगा cos 37 की वैल्यू 4/5 होगी, और T1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 न्यूटन आ जाएगी। तो फाइनली आपके पास T1 10 न्यूटन आया है, और T2 की वैल्यू 6 न्यूटन, और T3 की वैल्यू 8 न्यूटन आई है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।